ओके, सो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है एंट्रोपी इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। देखो, बीएससी में हमने जो एंट्रोपी पढ़ी थी वो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ी थी। और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने 3 रिजल्ट देखे थे कि एक तो जो डीएस होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है, डेल क्यू बाय डेल टी होता है। सेकंड हमने ये देखा था कि जो एंट्रोपी होती है वो एडिटिव होती है, यानी कि अगर दो सिस्टम की एंट्रोपी S1 और S2 है तो कंबाइंड सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, S1 प्लस S2 होगी। और तीसरा हमने देखा था कि जो प्रोसेस होता है, कोई भी प्रोसेस हो उसके लिए एंट्रोपी जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। ये तीनों रिजल्ट हमें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मिले थे। लेकिन अब हमारा टॉपिक है एंट्रोपी इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास अगर ऐसे आता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट गैस, और अगर आपके पास आगे पीछे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम डेरिवेशन कौन सा करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स वाला करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये लिखा हुआ जाता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी इन ऑफ अ सिस्टम इन स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम, कहीं पर भी स्टैटिस्टिकल वर्ड अगर आ जाता है तो डेरिवेशन फिर कौन सा करना है, जो अभी अपन कर रहे हैं। स्टैटिस्टिकल वर्ड अगर नहीं आता है तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल आ जाता है, तो भी आपको यही समझना है कि स्टैटिस्टिकल वाला डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो अभी अपन ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये बीच वाला जो थ्योरी है इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये लास्ट वाली लाइंस जो है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाली, यहाँ पर देखिए आप, कंसीडर अ माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। मैंने कहा था ना माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल भी अगर आ गया तो भी आपको एंट्रोपी का डेरिवेशन ये वाला करना है, बीएससी वाला नहीं करना। सपोज दैट द ऑब्जर्वेशन आर मेड ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है रिलेटिंग टू द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय एंसेंबल। इफ द सिस्टम इज composed of n independent molecules, we might observe the physical quantity A, say x component of center of mass. Okay, it is not important, मत लिखो ये भी, ये एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल हमें नहीं करना है, ये चीज भी छोड़ दो। हमें सिर्फ एंट्रोपी, ये x एग्जाम्पल देना चाह रहा है वो हमें नहीं करना है। तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, आपको स्टार्टिंग यहाँ से करनी है। द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो एंट्रोपी है दैट इज इन स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज सिग्मा इज इक्वल्स टू लॉग डेल टाउ। ये जो है नॉर्मली ये अपन लिखते हैं, ये छोटा टो होता है और बड़ा टो जो होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, सो उसको बोलेंगे टाउ है अपन। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू लॉग डेल्टा टाउ। अब यहाँ पर जो डेल्टा टो है वैसे तो वो क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस एक्सेसिबल टू द सिस्टम, दैट इज द वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू एनर्जीज बिटवीन ई एंड ई प्लस डेल्टा ई। लेकिन आप इससे कंफ्यूज मत होइए, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इफ यू रिमेम्बर हमने कहा था एस प्रोपोर्शनल टू एल एन ओमेगा होता है, एल एन ओमेगा होता है। वहां ओमेगा क्या था, नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स। तो ये जो डेल्टा टो वॉल्यूम एलिमेंट है ये इक्विवेलेंट है किसके, नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स, यानी इसमें और इसमें फर्क नहीं है, दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है। आगे जाके प्रॉपर्टी से भी समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि आप यहाँ तो कह रहे हो कि ये तो एक नंबर है, ऑब्वियसली एल के आगे जो भी चीज लिखी हुई है वो यूनिट लेस होती है हमारे पास। ठीक है, तो इस वजह से अगर आपके पास ये वॉल्यूम भी डिस्क्राइब कर रहा है तो इक्विवेलेंट किसके है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो कि एक्सेसिबल है। इसलिए सिग्मा इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ डेल्टा टो हम लिख रहे हैं। तो ये है, कहने को तो ये वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस है लेकिन ये इक्विवेलेंट किसके है, माइक्रोस्टेट्स के, एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे द चेंज इन एंट्रोपी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट यूज टू मेजर। यानी इसका जो यूनिट सिस्टम है उससे कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए हम दूसरे यूनिट सिस्टम के अंदर भी ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, डेल्टा टो इज द वॉल्यूम इन द फेज स्पेस ऑफ एन पॉइंट पार्टिकल। फेज स्पेस में क्या होता है, हर पार्टिकल जो होता है वो एक फेज पॉइंट से डिफाइन होता है। ये फेज पॉइंट की डेफिनेशन आपने बीएससी के अंदर पढ़ रखी है। मतलब बेसिकली कोई भी पार्टिकल होगा तो हम उसे पार्टिकल नहीं मानेंगे, हम उसको एक पॉइंट लगा के डिफाइन कर देंगे, क्योंकि एक पार्टिकल के 6 कोऑर्डिनेट होंगे, वैसे ही एक पॉइंट के 6 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वाई जी, पी एक्स पी वाई पी जी। तो हमारे पास यहाँ पे फेज पॉइंट की बात हो रही है, तो अगर डायमेंशन निकालना चाहें तो हमारे पास इस डेल्टा टो की डायमेंशन कितनी आएगी, क्योंकि ये कह रहा है कि ये वॉल्यूम इन फेज स्पेस है। वॉल्यूम इन फेज स्पेस क्या होता है, बेसिकली एक्स, अगर सिंगल डायमेंशन में बात करें तो हमारे पास एक्स वाई जेड तीन थ्री डायमेंशन में, सॉरी, तो एक्स वाई जेड हो जाएगा और पी एक्स पी वाई पी जेड, यानी कि वॉल्यूम एलिमेंट होगा डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई और dpz। ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा वॉल्यूम एलिमेंट। ये कितने में हो जाएगा, 6 डायमेंशन में। ऐसे ही अगर हमारे पास मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन किसका है, एक तो जो px py px तो मोमेंटम है और x क्या है, पोजीशन है। तो अगर हम देखे जाए तो मोमेंटम वॉल्यूम एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने में, वॉल्यूम एलिमेंट को लिखने में हम मल्टीप्लीकेशन किन दो टर्म का करते हैं, मोमेंटम का करते हैं और लेंथ का करते हैं, क्योंकि x जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और px जो है वो मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसकी पावर हमने लगा दी
3n। 3n क्यों लगाई? अगर हमारे पास n पार्टिकल है तो एक पार्टिकल के लिए हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट होते हैं? यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, x, y और z कोऑर्डिनेट होते हैं। तो n पार्टिकल के लिए कितने हो जाएंगे? 3n हो जाएंगे। इसी तरह से लेंथ के लिए ये लेंथ के लिए हो गए सपोज x y z के लिए। इसी तरह से px py pz के लिए भी कितने हो गए? 3 हो गए। तो मोमेंटम यहाँ पे लिखा हुआ है px की पावर आपके पास 3n हो जाएगी और लेंथ की पावर आपके पास क्या हो जाएगी? 3n हो जाएगी। तो हम ये चीज कर सकते हैं यहाँ पे। तो टोटल इस तरह से, और मोमेंटम इन लेंथ को, मोमेंटम को और लेंथ को अगर मल्टीप्लाई करें तो इस टर्म को हम नाम दे रहे हैं एक्शन। ठीक है, सपोज इस टर्म को हमने नाम दे दिया एक्शन, तो एक्शन की पावर भी कितनी आ जाएगी? 3n आ जाएगी। नाउ इफ h इज द यूनिट ऑफ एक्शन, मान लीजिए इस एक्शन की जो यूनिट आती है वो h आती है। यहाँ पर h जो है वो प्लांक कांस्टेंट है। क्यों प्लांक कांस्टेंट है? आप जानते हैं हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से डेल्टा x और डेल्टा px की वैल्यू जी थी वो ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाय 2 थी। h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट होता था, यानी h अपॉन 4 पाई कर लो। ठीक है, तो अगर हम मिनिमम भी माने, यानी कि इक्वलिटी को, अनइक्वलिटी को छोड़ दे, इक्वल टू माने, तो डेल्टा x और डेल्टा px को नियरली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? प्लांक कांस्टेंट के बराबर लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी हमारे पास x जो आता है वो डिस्टेंस आता है और p जो आता है वो मोमेंटम आता है। यानी कि लेंथ को और मोमेंटम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्लांक कांस्टेंट मिलता है। इसलिए हमने इस एक्शन की यूनिट जो है वो क्या मानी है? h की यूनिट मानी है। तो इफ h इज द यूनिट ऑफ एक्शन तो डेल्टा टो से डिवाइड करते हैं h को, जो कि करेंगे यहाँ पर। देखो हमें मिल रहा है मोमेंटम इंटू लेंथ की पावर 3n जो है वो हमें मिल रहा है एक्शन की पावर 3n मिल रहा है। तो अगर हमारे पास जो डेल्टा टो है, डेल्टा टो, ये हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट है, वॉल्यूम एलिमेंट है, करेक्ट, ये हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट है। तो हमारे पास डायमेंशन लेंस क्या हो जाएगा? अगर हम डेल्टा टो को h की पावर 3n से डिवाइड करें तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कैसे? देखो ये आपके पास मोमेंटम इनटू लेंथ आ रहा है और मोमेंटम इनटू लेंथ को आपने बोला वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम आपका आ रहा है ये। ठीक है, और इधर इधर भी आ रहा है वॉल्यूम, इधर भी आ रहा है वो। अगर इक्वल है तो दोनों की डायमेंशन सेम है। तो एक्शन को अगर नीचे लेके आ जाओगे, इस मोमेंटम इनटू लेंथ को आपने क्या बोल दिया? डेल्टा टू बोल दिया, और एक्शन को नीचे लेके आ गए तो इक्वल टू क्या मिला? 1 मिला। और 1 क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। यानी वॉल्यूम को अगर h की पावर 3n से डिवाइड करें तो हमें एक डायमेंशनलेस नंबर मिल जाएगा जो लॉग के आगे लगाया जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो अगर हम इसको इफ इफ सिग्मा वर डिफाइंड एज, यानी सिग्मा में पता नहीं है डिफाइन किया जा रहा है नहीं कर, इसलिए हमने इफ लगाया। अगर सिग्मा ऐसे डिफाइन होता तो इफ सिग्मा वर डिफाइंड एज लॉग डेल्टा टो अपॉन h रेज टू पावर 3n, क्योंकि लॉग के आगे डायमेंशनलेस नंबर लगना होता है। हमें डायमेंशनलेस नंबर मिल गया इसका, तो इसको ओपन करते तो लॉग डेल्टा टो आता, माइनस का h की पावर 3n पे लॉग लगाओ, क्या मिलेगा? 3n log h मिलेगा। अब अगर हम चेंज इन एंट्रोपी, अगर ऐसी स्थिति में हमारा एंट्रोपी डिफाइन होती तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होता? दोनों साइड में डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन के लिए जो सिंबल अपन यूज करेंगे इस बार के लिए वो डेल्टा अगर यूज करते हैं तो सिग्मा के ऊपर क्या लग जाएगा? डेल्टा सिग्मा लग जाएगा। और यहाँ पे देखो 3n कांस्टेंट है और h भी प्लांक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के ऊपर अगर डेल्टा लगा देते हैं, कांस्टेंट में अगर चेंज लेते हैं तो वो क्या होता है? जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो यहाँ आ गया डेल्टा लॉग डेल्टा टो। तो हमारे पास इक्वेशन 10 तो ये आ गई, और इक्वेशन 9 जो थी वो कौन सी थी? इक्वेशन 9 हमारे पास थी सिग्मा इज इक्वल टू लॉग डेल्टा टो। अब ये दोनों इक्वेशन 9 और 10 को मैं यहाँ पर लिखती हूँ। इक्वेशन 9 हमें मिली थी सिग्मा इज इक्वल टू लॉग डेल्टा टो, और इक्वेशन नंबर 10 हमें मिली है डेल्टा सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा लॉग डेल्टा टो। तो एंट्रोपी की डेफिनेट वैल्यू से तो मिलती है हमें इक्वेशन नंबर 9 से, और चेंज इन एंट्रोपी जो है वो हमें मिलता है इक्वेशन नंबर 10 से। तो ये तो हुई एंट्रोपी इन स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम, और ये हुआ चेंज इन एंट्रोपी इन स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, आई होप इतना तो समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं हमारे पास में। ठीक है, आगे चलने में हमें क्या करना है? आगे चलने में ये थ्योरी किसी काम की नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब सीधा सा एक सिस्टम ले लो। लेट देयर बी सिस्टम कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। हमारे पास सिस्टम है जिसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट में n1 पार्टिकल है, एक पार्ट में n2 है। दोनों को कंबाइन कर दिया तो टोटल पार्ट कितने हो गए? n हो गए। तो n इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2। ये समझने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में द फेज स्पेस ऑफ कंबाइंड सिस्टम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट
स्पेस ऑफ फेज, स्पेस ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स। तो इस कंडीशन में अगर हमारे पास दो सिस्टम है, इसमें n1 पार्टिकल है, इसमें n2 पार्टिकल है, तो अब देखो अगर नॉर्मल वॉल्यूम लेते आप तो नॉर्मल वॉल्यूम में आप क्या करते, v1 प्लस v2 करते, लेकिन आपने वॉल्यूम कौन सा लिया, डेल्टा टो लिया। और मैंने पहले ही कहा था डेल्टा टू नॉर्मल वॉल्यूम नहीं है, वो माइक्रोस्टेट्स को इक्विवेलेंट है। और माइक्रोस्टेट्स में आपने देखा था कि जो माइक्रोस्टेट्स होती है ओमेगा, वो ओमेगा 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 2 होती है, क्योंकि बीएससी में मैंने पढ़ा रखा है कि जो माइक्रोस्टेट्स होती है, एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स होती है, वो कौन से नियमों को फॉलो करती है, प्रोबेबिलिटी के नियम को फॉलो करती है। तो एक सिस्टम के इस किसी इंसिडेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर P1 है और किसी दूसरे सिस्टम के होने की प्रोबेबिलिटी P2 है, तो दोनों के कंबाइंड सिस्टम के होने की प्रोबेबिलिटी P1 मल्टीप्लाइड बाय P2 होती है। इसलिए वॉल्यूम होने के बावजूद भी हमने यहाँ ऐड नहीं किया है, मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये नॉर्मल वॉल्यूम को डिफाइन नहीं करता है, ये फेज स्पेस के अंदर वॉल्यूम को डिफाइन करता है। फेज स्पेस के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो माइक्रोस्टेट यानी एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट के इक्विवेलेंट होता है, इसलिए वो भी प्रोबेबिलिटी के लॉ को फॉलो करेगा। तो जो कंबाइंड सिस्टम होगा उसका जो वॉल्यूम आपको मिला है वो पहले वाले पार्ट का वॉल्यूम और दूसरे वाले पार्ट का वॉल्यूम इनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर है, क्योंकि वो रियल वॉल्यूम नहीं है। रियल वॉल्यूम वैसे भी 6 डायमेंशनल हो भी नहीं सकता। तो अब सिग्मा निकालते हैं। सिग्मा का फॉर्मूला था लॉग डेल्टा टो, तो अब लॉग डेल्टा टो की जगह क्या लिखेंगे, लॉग डेल्टा टो 1 मल्टीप्लाई बाय लॉग डेल्टा टो 2 करेंगे, दोनों के ऊपर लगाइए। लॉग ए बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, और ये हो जाएगा सिग्मा और ये सिग्मा। तो यानी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी जो एंट्रोपी आती है वो एडिटिव नेचर की आती है। वो जैसे उसमें आई थी आपके पास S इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2, यानी थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी एडिटिव नेचर की होती है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी एंट्रोपी जो होती है वो एडिटिव क्वांटिटी होती है। बस यहीं तक का आपको डेरिवेशन करना है। उसके बाद आपको ये वाला डेरिवेशन, ये जो है मैक्सिमा, ये सब कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको बस इतनी सी लाइन लिखनी है जैसे हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में किया। अगर क्वांटम मैकेनिक्स में एंट्रोपी दी जाती है तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू लॉग n और यहाँ पे कैप, वेयर n कैप इज द नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स एक्सेसिबल टू द सिस्टम। तो 3 में आपको समझ में आ गया। थर्मोडायनेमिक्स में तो वो होता है ना CV ln T/P, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, देख लेना। थर्मोडायनेमिक्स में तो वो होता है। स्टैटिस्टिकल में हमने देख लिया कितना होता है, लॉग डेल्टा टो होता है। और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, लॉग n कैप होता है, लेकिन n कोई नंबर नहीं है, n नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स है। तो ये था एंट्रोपी इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। थैंक यू।